महाभारत में गुफी पेंटल ने शकुनी का रोल किया। तो उसमें उसने लिखा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बड़ी तारीफ की मेरे रोल की, सब कुछ किया, ये किया। तो किसी एक आदमी ने उसको मैसेज भेजा, उस पर चिट्ठी भेजी या मैसेज भेजा, कुछ टेलीग्राम भेजा, क्या किया कि अगर अगले हफ्ते तू नहीं मरा ना, तूने सारी महाभारत तू नहीं कराई है, ये इतना काम, बोले तेरी दूसरी टांग भी मैं आके तोड़ दूंगा। बोले जबकि कोई शकुनी कोई लंगड़ा नहीं था, वो तो एक इफेक्ट पैदा करने के लिए गुफी पेंटल ने उसमें वो पैदा किया क्लाइमैक्स, और वो इतना जुड़ गया उससे दर्शक कि उससे कह रहे कि तूने सारी महाभारत करवाई है, तूने ये जुआ खेला, सब किया, और तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा करके मैं, अगर तूने अगले हफ्ते तू नहीं मरा तो इसमें इसे कैसे पहले खत्म करना चाहिए। तो लोग जुड़ जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ, जो रोल होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं लोग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े विचारक, कोलकाता के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत विद्वान व्यक्तियों में गिनती होती है उनकी। एक नाटक देखने चले गए। अब नाटक देखने में नाटक का जो पात्र है वो किसी स्त्री के साथ कुछ मिसबिहेव कर रहा है, कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो अपना भूल गए सब और लाठी लेके जा चढ़े मंच पे और जूता निकाल कर बजाना शुरू कर दिया। बोले ये मैं नहीं होने दूंगा अपने सामने, मेरे रहते तुम किसी स्त्री का अपमान करो और ये ऐसा वो करो। तो सब लोग हक्के बक्के, और वो जो कलाकार है जो अभिनय कर रहा है उसने वो जूता लेकर के अपने माथे से लगा लिया। बोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगर तुम धोखा खा सकते हो तो इससे बढ़िया अनुभव तुम अभिनय तो मैं कभी कर नहीं सकता हूँ। मेरे अभिनय का सबसे बड़ा अवार्ड है और जूता मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पुरस्कार है। ये और वो मुनमुन सेन के पिताजी की उसकी बात है, सच्ची घटना है, और उन्होंने वो जूता फ्रेम करा के आज भी अपने यहाँ दीवार पर लगाया हुआ है कि हमारे दादाजी को अभिनय करते हुए सबसे बड़ा अवार्ड ये मिला था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा बुद्धिमान आदमी ये भूल गया कि तू नाटक देख रहा है बैठा हुआ सभागार में और कूद के मंच पे जा चढ़ा, तो इससे बड़ा अभिनय और क्या हो सकता है। और सारी जनता देख के वो हक्की बक्की रह गई कि ये क्या बात है। तो वो जूता उसने पुरस्कार के रूप में भी उनके घर में लगा हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आदमी डूब जाता है अपनी किसी चीज़ में फिर भूल जाता है सब। फिल्मों में बहुत होता है ऐसा, फिल्म के साथ आदमी अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। हालांकि होती फैंटेसी है। ये छोटे बच्चे जो करेक्टर्स फिल्में आती हैं, ये जो कार्टून मूवी सब आती हैं, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हम कभी ध्यान नहीं देते इस बात को। तो छोटे बच्चे जो उसमें डोरेमोन, कौन कौन, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता उन करेक्टर्स के बारे में, लेकिन वो पोपाई वोपाई जो कौन बहुत सारे करेक्टर हैं वो जो कर रहे होते हैं वो हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को दिखाना है कि नहीं, क्योंकि बच्चा उस काल्पनिक जगत को सच्चा जगत समझता है और फिर वैसा ही जीवन में करने लगता है। वो वैसे ही बोलेगा, वैसे उसका स्टाइल रहेगा, जबकि वो कोई दुनिया में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। रुका कि मेरे उड़न तस्तरी वाले से बात हो रही है, मंगल ग्रह के प्राणी में उससे बात कर रहा हूँ, या वो कौन था, वो जादू कौन सी फिल्म आई थी एक वो। तो बच्चे अपने आप को ऐसे सोचने लगते हैं, फिर ऐसी बातें करने लगते हैं। तो उन्हें हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। या इंटरनेट में बाकी चीज़ों में जो इतना ओपन है सब, हमें हर समय उन पर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर एज तक, जब तक वो सियाने नहीं हो जाते और सब बातें ठीक से नहीं समझते, क्योंकि वो उसको ही रियलिटी वर्ल्ड समझते हैं जो वो देख रहे हैं। कैसी उनकी लैंग्वेज है हम कभी नहीं सोचते। कार्टून मूवी में क्या लैंग्वेज चल रही है, बच्चे किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, मतलब करेक्टर क्या और क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या लड़ाई झगड़ा क्या, वो फिर बच्चे वैसा ही करते हैं अपने उसमें। और ये कोई एक सुपरमैन ये कौन से एक बार आया था, बच्चे छतों से कूद गए कि हमें वो सुपरमैन बचाने आएगा या शक्तिमान बचाने आएगा। हाँ, शक्तिमान था, क्या था वो। तो ये ऐसा हो जाता है। तो ये जो यंग एज जो किशोर बच्चे हैं, 6 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, उनको एकदम स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे अबोध हैं। उनके पास तो जो भी इनपुट आ रहा है, उन्हें तेजाब भी देखने को मिल रहा है, उन्हें दूध भी देखने को मिल रहा है, उन्हें अमृत भी देखने को मिल रहा है। और आपको क्या दिखाना है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे उनकी पूरी जीवन की शैली विकसित हो रही है, एक स्टाइल डेवलप होता जा रहा है। वो वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही करेंगे। ये जितनी ये पारिवारिक जीवन में दरारें पैदा हुई, ये पिछले 10, 15, 20 सालों में जो सीरियल्स वगैरह आए हैं, इनकी बहुत बड़ी देन है ये। क्योंकि बहुएं फिर वही स्टाइल दिखा रही हैं जो वो टीवी सीरियल में देख रही हैं, जबकि वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। वो तो एक लाइन का डिस्क्लेमर लगा के बच जाते हैं कि इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये सब काल्पनिक है। लेकिन वो उसे समझता कौन है कि सब काल्पनिक है। लोग तो सोच रहे हैं कि अरे वो फलाने यहाँ मुंबई में तो ऐसे होता है, वो तो अपने घर में ऐसे बात करते हैं। जो हमने फेस्टिवल्स में बाकी चीज़ों में चीज़ें अडोप्ट की, वहीं से तो अडोप्ट कर ली। ये जब गणेश जी को विसर्जित कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये सब फिल्मों की देन है। या हम बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ें, केक काट रहे हैं, चॉकलेट बांट रहे हैं, ये सब सिनेमा ने दे दिया है हमें, फिल्मों से बढ़ा है सब ये। अगर ये सब आपको वहाँ अगर आपको कुछ और चीज़ देखने को मिलती तो अपने घर में आप वही कर रहे होते।
और जो हमारे सांस्कारिक चीजें थी, जिन चीजों में मूल्यवान चीजें थी, उनको कॉमेडी का हिस्सा बना दिया। किसी पंडित जी की चोटी ऊपर को खड़ी कर दी मोम लगा के, तो यानी कि ये हंसी का पात्र है, ये मतलब व्यंग्य की चीज है। जो सब स्क्रिप्ट लिखते हैं वो सब दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनका इससे मतलब नहीं, वो तो हम आपके मजाक ही उड़ाएंगे वो। तो उन्होंने पंडित पृष्ठ सब दिखाए, करप्ट दिखाए, भ्रष्ट दिखाए, और बाकी सब वो दूसरी तरह से प्रपोजिशन किया गया। तो वो जो एक परसेप्शन है वो हमारी लाइफ को बदलता है, लोग वैसे ही सोचने लगते हैं। फिर हिंदी को शुद्ध बोल रहा है तो उसका मजाक उड़ाते हैं फिल्म में, वो करेक्टर ऐसा बनाएंगे, यानी उस हिंदी शुद्ध बोलने वाले को, ये धर्मेंद्र की कोई मूवी थी मैं देख रहा था एक बार, प्रोफेसर या कुछ ऐसे कुछ नाम था उसका, हाँ, तो उसमें वो अच्छी हिंदी बोल रहा है लेकिन वो कॉमेडी के तौर पे बोल रहा है, लोग उस पर मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ का, जबकि वो होना नहीं चाहिए। तो यानी कि आपको आपकी भाषा से भी अलग कर रहे हैं, आपके पहनावे से भी अलग कर रहे हैं, आपकी सब चीज़ों से अलग कर रहे हैं। कोई कुर्ता पजामा पहनाए उसे दिखाएंगे जो गरीब आदमी होगा, रामू काका कंधे पे उनके बेचारे को तौलिया मिलेगा, वो कुर्ता पजामा हवाई चप्पल, और डॉन होगा तो घूमती हुई कुर्सी पे, काला चश्मा, रंग बिरंगी लाइटें, और उसके कपड़ों में से भी वो चमक निकलती हुई। तो मतलब ये हम ऐसा, फिर वो समाज में वही चीज़ें फिर होने लगती, बच्चे उसको कॉपी करते हैं। नहीं, मुझे जैसे बच्चे स्कूल में ना टिक्का लगा के जाते हैं, जैसे तिलक करके जाते हैं, तो पहले पहले तो ऐसे होने लगा कि जो प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ते थे ये, तो वो कहने लगे कि ना तुम्हें क्या लगता है टिक्का लगाने से तुम पास हो जाओगे। मैंने कहा मैडम को बोलना, मैडम हम पास होए ना होए, टिक्का हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, इसको नहीं हम छोड़ सकते। पास होना और ना होना तो वो हम मेहनत करेंगे तो पास हो ही जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन टिक्का इसको साफ करो, जाकर मुंह धो के आओ। मैंने कहा कल फिर लगा के जाना, परसों फिर लगा कि तो एक बार वो तब मैडम बोलेंगे मुंह धो के आ जा, तो धो के आ जाना, बहसबाजी नहीं करनी। एक दिन तो होगा ना ऐसा कि वो शांत अपने आप ही कुछ धीरे 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 करके अपने आप ही सीधे होगी कि तब तो फिर लगा के। फिर मैंने पेरेंट्स मीटिंग में बोला, मैंने कि आप सरदार का बच्चा आता है, वो यहाँ पे कंघी भी फंसा रहा, वो कृपाण भी डाल, उसको क्यों नहीं आप बोलते? उसको भी आपको उसको भी बोल। अब मुसलमान का बच्चा आ रहा, वो ईद वाले दिन भी अगर स्कूल आ रहा है तो वो टोपी लगाते, उसको क्यों नहीं बोलते? आप खुद, मैंने कहा हिंदू धर्म की होकर हिंदू धर्म के टीके के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। कहते पढ़ती तो है नहीं, पढ़ते तो है नहीं। मैंने कहा पढ़ना, टीका उतारने से पढ़ने लगेंगे। हाँ, नहीं अगर तो जिनके माथे पर टीका नहीं लगा हुआ, हाँ, वो तो घर बैठे बैठे पीएचडी कर लिए होंगे उन्होंने तो। मतलब अगर टीका उतारने से ही विद्या आती है भाई, उनका मतलब ये होगा कि टीका लगाने से विद्या आ रही है, तो इसका मतलब जिन्होंने नहीं, टीका लगाने से विद्या नहीं आ रही है, तो जिन्होंने नहीं लगा रखा है उन्होंने तो फिर स्कूल में आने की जरूरत ही नहीं है, माता पहुंच के घर पे बैठे रहो। ये धीरे 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 काटा गया आपको आपकी पहचान से, हाँ जी, आपकी संस्कृति से। एक्चुअली टीके का और ये सिंदूर जो भरा जाता है, इसका मैग्नेटिक फोर्स के साथ बड़ा गहरा संबंध है। ये जो आपका थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पर अगर जरा सा सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, चंदन, भस्म कोई चीज आप लगाते हैं तो तेजी से काम करने लगता है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे आपके कैमरे के लेंस को आपने पोंछ दिया, एक तो कैमरे के लेंस पर डस्ट है तो पिक्चर धुंधली आएगी, लेकिन अगर उसे साफ पोंछ देंगे तो अच्छा चित्र आएगा। तो ये आप जैसे उसको टच करते हैं उससे ये होता है। अब ये सारी बुद्धिमान कौम, इसलिए तो भारतीय हिंदू कौम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौम रही दुनिया में, तो वो उसका यही रीजन था। हिंदुओं की औरतें जितनी शांत और जितनी ठीक मिलेंगी इतनी बाकी धर्मों में नहीं मिलेंगी। जितना फ्रस्ट्रेशन, जितना पागलपन, जितना चारित्रिक ह्रास बाकी और उसमें है, इतना उसमें नहीं है। उसका रीजन ये है कि सहस्त्रार के बाद आज्ञा चक्र के बीच जो मैग्नेटिक फोर्स है, वहां सिंदूर जो भरती हैं स्त्रियां, वो उसको एक्टिवेट रखता है, दोनों चक्रों को। उन दोनों के बीच में वो वर्तुल का काम कर रहा है। जैसे पेंडुलम नहीं होता, इधर जाएगा पेंडुलम, फिर वो वापस घूम के इधर आएगा, और वो उसकी जर्नी से वो घड़ी चलती है फिर। तो ये जो वो दोनों चक्र के बीच का जो स्थान है, उसमें जो सिंदूर भरने का महत्व था वो इसीलिए था, पर हमने ऐसे समझा नहीं उस बात को। तो ये हमारे धर्म के प्रतीक हैं। उनमें कुछ लोगों ने मजाक उड़ानी शुरू की और इस तरह की चीजें शुरू हुई, तो पर वो अच्छी बात है, आपको अपनी पहचान और अपनी चीजों के साथ रहना चाहिए। और ये बड़ी साइंटिफिक है सारी की सारी, इसका कोई सौंदर्य का हिस्सा नहीं है ये। अब आप देखिए ना, जो ऋषि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, वो बहुत रिलीजियस आदमी है। आने वाला समय में तो हमेशा मैंने बोला है कि हिंदुत्व के उदय पूरी दुनिया में वही। बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की मूर्ति रखते थे सोने की। नरेंद्र मोदी इधर प्रधानमंत्री हैं, मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर वो बहुत रिलीजियस। ये हिंदुत्व का एक उदय का काल है पूरा का पूरा। अब वही ब्रिटेन
जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को कुचला, वो यूनाइटेड किंगडम, वहीं का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का बना। इतिहास दोहराता है अपने आप को। जिन पर आपने शासन किया वही गुलाम वंशियों की संतानें अब आप पर शासन करेंगी। अभी उन्होंने शपथ ली है दिवाली के दिन, तो ये एक अच्छा, अभी ये बढ़ेगा। ये और देशों में भी आपको इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। और जो नरेंद्र मोदी हैं वो वैश्विक लीडर के रूप में उभरेंगे। उनका भारत में काम जो करना था कर चुके वो। अब वो हो सकता है कभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो जाएं, वो हो सकता है कभी यूनेस्को में कुछ हो जाएं, या वर्ल्ड लेवल पर ऐसी चीज़ों का एक स्थिति बने, या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि हम एक विश्व सरकार की तरफ सोचने लगें। अभी किसी ने सोचा नहीं है ऐसा, मुश्किल होगा, पर एक वैश्विक सरकार बने, विश्व सरकार, जैसे हर देश की सरकार होती है, ऐसा वैश्विक संगठन हो और उसमें किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर ऐसे लोग हों। नरेंद्र मोदी उनमें से एक हो सकते हैं। और ये मैंने बोला था 2 साल पहले अपने उसमें कि ये तो नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में जो काम करना था वो 2014 से 2019 तक कर चुके। अब उसके बाद उन्होंने भारत 2019 से 2024 तक वो करना है जिसको सोचकर वो प्रधानमंत्री बने थे। उसमें तो उन्होंने प्रधानमंत्री बन के देखा, चीज़ों को सुव्यवस्थित किया। इसमें वो राम मंदिर का बनाना, बहुत नोटबंदी को करना, वो सारे काम जो असंभव थे वो 2019 से 2024 के बीच होंगे। अभी 2-3 फैसले और आने वाले हैं जो बहुत बड़े फैसले होंगे, जिनमें भूमि अधिनियम से संबंधित फैसला होगा। एक व्यक्ति एक ही मकान रख सकेगा, एक पैन कार्ड होल्डर एक ही मकान रख सकेगा। ये मुझे कोई पता नहीं सरकार क्या बना रही है, मैं तो अपने गणना के हिसाब से बता रहा हूं। तो जो वो बहुत बड़ी क्रांति होगी देश के लिए। और भी कई सारी चीजें होंगी, जनसंख्या नियंत्रण संबंधित कुछ चीजें आने वाली हैं, वो आ जाएंगी अगले 2 वर्षों में। अब ये एक्टिवेशन की चीज होगी। इसके बाद जो 2024 से उसके बाद को 29 तक का समय होगा, उसमें नरेंद्र मोदी एक वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया में उभरेंगे। प्रधानमंत्रित्व का हो सकता है वो 3rd फेज में कुछ थोड़े समय काम करें, या हो सकता है ना भी काम करें। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रपोज ही ना करें, वो किसी और व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाए और खुद वो वैश्विक स्तर पर चीज़ों को निपटाएं। अभी जो ये यूक्रेन और रूस वाला मसला हुआ है, इसमें बहुत बढ़िया संदेश भारत ने दिया है। पहली बार ऐसा क्लियर कट संदेश गया है दुनिया में, जो कभी नहीं गया था। हम डुलमुल बात करते थे, एक क्लियर कट संदेश दिया गया, उससे बड़ी छवि भारत की उभरी है। और ये सोचते हैं कि क्या ब्रिटेन में क्या इतनी आसानी से ताजपोशी हो गई होगी? ठीक है, ब्रिटेन को ब्रिटेन के लोगों ने ही प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वैश्विक दबाव के बिना बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। पूरी दुनिया के लिए मैंने बहुत पहले कहा था कि वर्ल्ड पावर मूव हो रही है। अभी अमेरिका महाशक्ति नहीं रह जाएगा। लंदन को हम 2025 में पीछे छोड़ देंगे। 2025 और 2030 के बीच लंदन हमसे पीछे हो जाएगा हमारे मुद्रास्फीति में, और जो विकास की दर है, और जो हमारे जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट, उसमें, और बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ देगा। 2030 से 2035 के बीच दुनिया के 5 श्रेष्ठतम देशों में भारत खड़ा होगा। तो ये चीजें बड़े ऊंचे लेवल पे चल रही होती। चलेगा वही, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स, इसके अलावा नहीं। जो आध्यात्मिक होगा वही बस जमेगा, वही रचेगा, वही चमकेगा, वही चलेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।